चलिए, सो लास्ट लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं स्टडी यूनिट 15 का। सो फिर ये वाली यूनिट क्या हो जाएगी, हमारी फिनिश हो जाएगी। सो गुड इवनिंग एवरीवन। लिक्विडिटी तो बहुत ही आसान टॉपिक, 12th क्लास में आप इन चीजों को पढ़ लेते हैं। वही टॉपिक है ये कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एनालिसिस करना है लिक्विडिटी। लेकिन अब आप सीपी की एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि वो आपसे कोई फॉर्मूला पूछेंगे कि लिक्विडिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूलेज होते हैं। तो यहाँ पे आपसे इंटरप्रिटेशन पूछा जाएगा और फिर हम चेक करेंगे कि आप अपना इंटरप्रिटेशन कितना स्ट्रांग रखते हैं। चलिए, स्टार्टिंग में आप लोगों से पूछते हैं लिक्विडिटी ज्यादा होनी अच्छी बात है या कम? व्हाट डू यू थिंक? एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिक्विडिटी ज्यादा या कम? बाकी सब भी जवाब दें। धीरज मित्तल, ज्योति, रेनू। रेनू तो बहुत दिन बाद दिखाई दे रहे हैं। कौन से रेनू हैं ये? बहुत सारे रेनू आते हैं, काफी लॉन्ग टाइम बाद देख रहा हूं मैं। तो लिक्विडिटी ना तो ज्यादा होना अच्छी बात है ना कम होना अच्छी बात है, एडिक्वेट होना अच्छी बात है, मॉडरेट। सर मेरे को बिजनेस में पैसे की जरूरत थी 1 लाख रुपए की, मैं अपने बैंक में 10 लाख रुपए रख के बैठा हूं। अच्छा रेनू, आप वो यूएस वाले, ओके ठीक है, क्लियर हो गया मेरे को। एक और यूएस वाले बैठे हैं, ज्योति। सो हम बात कर रहे हैं सर कि लिक्विडिटी क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। रेनू, आपको अपना प्रॉमिस याद है? 30 अप्रैल आने वाली है, आज ही है 30 अप्रैल। मेरे को आपका नाम याद रहते से कुछ मेल याद आ गया। आपने मुझे एक मेल किया हुआ है, देखो। तो आप सोच लिए कितना पर्सनल अटेंशन हम आपको क्लास में प्रोवाइड करते हैं कि हमें हर स्टूडेंट का नाम याद होता है और उनके मेल भी याद होते हैं। अब रेनू, आप कौन से रेनू हैं? यही वाले हैं क्या? क्या मेल आईडी है आपका? Sir, as per our conversation, I will complete unit 2 to 5 all MCQ and Sims by 30th April. तो आप आज कोइंसिडेंटली लाइव क्लास में आए हैं। तो कर लिया आपने कंप्लीट कि नहीं? क्लास तो हम आगे बढ़ाएंगे ही। ओके, आज आप भेज देंगे। और ज्योति, अपनी क्या परफॉर्मेंस चल रही है? मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है ज्योति तुमने, सच बोल रहा हूँ। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि आप दोनों में, मैं दोनों यूएस वाली गर्ल से बोल रहा हूँ कि जो एक्सपेक्टेशन मैं रख रहा हूँ, बोलते ना आपकी आंखों में वो स्पार्क नजर आना चाहिए कि आप सीपीए बन रहे हैं। अभी भी आप अमेरिका में रहते हो दोनों, और अभी भी आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि आपके पास एक हीरे की खदान खान आने वाली है। गोल्ड, गोल्ड भी वर्ड छोटा है, डायमंड, डायमंड मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है आपको? डायमंड। लेकिन डायमंड को पाने के लिए, डायमंड पहनने के लिए, हो सकता है आपने रियल डायमंड पहन लिया हो, लेकिन ये वाला डायमंड आपको पैसे से नहीं खरीद सकते आप। ये वाला आप किससे खरीदेंगे? ये इसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। अभी 15 यूनिट हो गई हैं। ओके, चलो मैं लिटरली, मैंने आपको ना एक बार मेल भी किया था, मैंने आपका एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर रखी है कि आप में पोटेंशियल है ज्योति सीपीए बनने का। पोटेंशियल में कमी नहीं है, एक डिसिप्लिन थोड़ा सा लेकर आ जाओ बस। डिसिप्लिन आपने जिस दिन लेकर आ गए, आप सीपीए 200% सीपीए, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे को। इतना मेरे को समझ में आ जाता है स्टूडेंट से बात करके। बट एक डिसिप्लिन थोड़ा सा कहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड, बीइंग मदर एंड फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी अपने को कोशिश करनी है कि अपने, ये मान के चलो कि जैसे हम जिंदगी में 24 आवर होते हैं ना। मेरा एक स्टूडेंट बोलता था, सर बोले मैं जिंदगी में 24 आवर नहीं, मैं तो 20 आवर मानता हूँ। 4 आवर्स तो मैंने सीपीए के लिए दे रखे हैं।
वो 4 घंटे में अपनी जिंदगी का पार्ट नहीं मानता कि मुझे 4 घंटे को निकालने के बाद बाकी 20 घंटे में अपने काम करता हूँ। मतलब उसने ये बोला मुझे कि बोले 24 आवर में से 4 घंटे पढ़ाई करने के बाद के आवर्स को मैं काउंट करता हूँ, कि वो 4 घंटे तो पढ़ना ही है, चाहे कुछ हो जाए, भले ऑफिस की छुट्टी लेना पड़ जाए, झूठ बोलना पड़ जाए, रात को 2 बजे उठ के पढ़ना पड़ जाए, लेकिन 4 घंटे जिस दिन नहीं पढ़ता हूं उस दिन आईने में अपना चेहरा नहीं देख पाता हूं कि आज मैंने 4 घंटे नहीं पढ़ाई करी है, तो मैं 4 घंटे डिले हो गया हूं। ऐसे जितने दिन 4 घंटे पढ़ाई नहीं कर रहे हो उतने दिन अपने आप को डिले मानते जाना सीपीए में, उतने आवर्स। आज 4 घंटे नहीं पढ़े तो ये मान के चलो कि आपने एक दिन खराब कर दिया। ऐसा आपको मिशन बना के चलना, और आवर्स। चलिए, सो हम बात कर रहे हैं सर लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी सर, आपने बोला बैलेंस होना क्यों जरूरी। आप सोचिए यार, मेरे पास अभी जेब में 1,000 रुपए पड़े हैं खर्चे पानी के लिए, मैं अपने जेब में 1,00,000 रुपए लेके घूम रहा हूं, तो मेरे पास पैसा तो खूब है, लेकिन मेरी बेवकूफी भी तो है ना कि मैं 99 को इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं। 99 आइडियल फंड मेरे जेब में पड़ा हुआ है। तो लिक्विडिटी हायर होना अच्छी बात तो है, लेकिन बहुत ज्यादा लिक्विडिटी हायर हो जाएगी मतलब कहीं ना कहीं आप इफेक्टिवली अपने फंड को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। जो मैनेजर है वो कहीं ना कहीं उतना केपेबल नहीं है जिससे वो मनी को वेस्ट कर रहा है। लिक्विडिटी मेजर द ईज विथ ईच एसेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। तो अगर मेरी कैपिटल स्ट्रक्चर में, मेरी कंपनी के बैलेंस शीट में ऐसी एसेट्स पड़ी है जिसको मैं बहुत क्विकली क्या कर सकता हूं, कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं, वो मेरी लिक्विडिटी कहलाती है। तो लिक्विडिटी के लिए आपको उन्होंने सबसे पहले एक कैपिटल स्ट्रक्चर समझाया है, डेट एंड इक्विटी। इक्विटी का मतलब आप पहली क्लास में ही सीख लेते हैं, डे 1 पे सीख लेते हैं कि शेयर होल्डर इक्विटी का क्या मतलब होता है, और नॉन करंट लायबिलिटी। तो दोनों मिलाकर टोटल लायबिलिटी बनती है। नॉन करंट लायबिलिटीज अगर देखा जाए तो ये डेट है, तो डेट प्लस इक्विटी ये टोटल कैपिटल हो गई। इसमें उन्होंने करंट एसेट्स को कंसीडर नहीं किया, अगर आप देखें तो कैपिटल नहीं करा है, ऊपर लिखा है ना, करंट लायबिलिटीज प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। ये क्या है, टोटल एसेट। तो टोटल एसेट्स करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स, ये दोनों मिलाकर ये चीजें बन जाती हैं। अब हम बात कर रहे हैं आगे कि लिक्विडिटी के लिए बैलेंस शीट बना के दी उन्होंने आपको। डे 1 पे जो समझाता हूं वही बैलेंस शीट यहां पे भी बनाई हुई, कोई डिफरेंट नहीं है। बैलेंस शीट आप बहुत बार देख चुके हैं, सेकेंड क्लास में ही आपने सीख लिया होगा इक्विटी का मीनिंग, तो अलग से दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि प्रेफर स्टॉक, कॉमन स्टॉक, एडिशनल पेड इन कैपिटल, रिटेन अर्निंग इसको बोलते हैं शेयर होल्डर इक्विटी। और अगर कोई ट्रेजरी स्टॉक होता है तो उसमें से माइनस। ये डे 1 की दूसरी क्लास में हम पढ़ चुके हैं, तो यहां पर इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सो सर, लिक्विडिटी रेशो के बारे में बात करें तो लिक्विडिटी रेशो हाई होना अच्छी बात है या लो होना अच्छी बात है। तो सबसे पहले आ गया करंट रेशो। तो सर मेरे पास 10 की एसेट है और 5 की लायबिलिटी है, इसका मतलब ट्वाइस जितना पे करना है उसका डबल मेरे पास करंट एसेट्स। चलिए मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने मेरी करंट लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया, ये रेशो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? एक मिनट के अंदर आंसर देना है। मैंने करंट लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया, क्या अनचेंज रहेगा, चेंज बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? आपको आंसर देना है। चैट बॉक्स सबकी कॉमन तो नहीं खुली है, क्योंकि सबके कॉमन आंसर आ गए हैं, होस्ट एंड को होस्ट, ठीक है। बाकी सब क्या कर रहे हैं? जो 8 लोग बैठे हैं क्लास में, वो किसका इंतजार कर रहे हैं? कुछ लिख रहे हैं सर नो चेंज, चलो प्रूफ करते हैं बेटा। सर आपने सिर्फ इतना बोला करंट लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया,
ये तो नहीं बताया अमाउंट, कई लिख रहे हैं सर नो चेंज, अभी प्रूव कर लेते हैं। सर 10 की करंट एसेट्स थी मेरे पास और 5 की लेट से करंट लायबिलिटी थी, है ना। मैंने 3 लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया, तो ये 7 हो गई, तो ये 2 हो गई। तो पहले क्या रेशो था, 10/5 करते तो 2 आता है। आप क्या करेंगे, 7/2 करेंगे तो 3 पॉइंट। तो मेरा करंट रेशो क्या होगा, इंक्रीज होगा। जगन्नाथ, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी ऐसा आंसर देने की। जगन्नाथ ने लिखा था, किसने, सुधांशु ने लिखा था, सॉरी सुधांशु मित्तल। तो ऐसे करके देख लेना है कि सर 10/5 किया तो 2 है। अब आपने 3 की पेमेंट करी तो 3 ऊपर से भी हटाओगे ना, करंट एसेट से कम हो गई, 3 नीचे से भी हटाओगे। अब एक और स्टूडेंट ने बोला सर अभी आपने 3 हटाया सर इसलिए चेंज हुआ, इसलिए बढ़ा। सर बराबर 2 हटा के देखो, चलो बेटा 2 हटा दे, यहां से भी 3 हो जाएगी ना फिर तो, 8/3। तो सबको समझ में आ गया होगा कि सर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये रेशियो अगर आपके पास हाई है तो इसका मतलब आपकी पोजीशन सॉल्वेंट है, आपके पास इतना फंड पड़ा है जिससे आप आपकी लायबिलिटी का पेमेंट कर सकते। तो करंट रेशियो आपकी एसेट आपकी लायबिलिटी से कितने टाइम्स है वो आपके लिए बेटर है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिख रहे हैं वो कि हमारी पहले 1.95 थी, नाउ 2.31 हो गई। तो क्या इंडिकेशन है ये कि करंट ईयर 1.95, सॉरी करंट ईयर 1.95 है और ये 2.31 है। तो अगर हम एक ऑब्जर्वेशन करें तो प्रायर ईयर से हमारी एसेट्स एब्सोल्यूट टर्म में तो बढ़ी है। देखो अब एग्जामिनर आपसे ऐसा भी पूछ लेता, क्या केवल एसेट के बढ़ने भर से करंट रेशो, अगर मैं एसेट्स को इंक्रीज कर दूं तो क्या उसके 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 कारण मेरा करंट रेशो बढ़ेगा क्या? सर ऑब्वियसली बढ़ेगा सर। पहले आपका 10 था, लायबिलिटी आपकी लेट से 2 थी, तो ये तो 5 हो गया। मैं अकेले एसेट्स को बढ़ा रहा हूं, 14 कर दे रहा हूं, डिवाइडेड बाई 2 कर दे रहा हूं, तो ये तो 7 हो जाएगा सर। एसेट्स बढ़ाने से करंट रेशो बढ़ता है, ये तो सबको पता है। लेकिन यहां पर एसेट 635 बढ़ रही है, 635 से 760 हो रही है, लेकिन आप देखिए लायबिलिटी कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ रही है। अगर हम देखें तो एसेट्स कितनी बढ़ रही है, केवल 1,15,000 समथिंग कितनी बढ़ रही है, 40,125 से बढ़ रही है, पर लायबिलिटी भी आपकी कितनी सारी बढ़ रही है। तो लायबिलिटी भी बढ़ रही है, इसके कारण यहां पर आपका करंट रेशियो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऑल्दो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज इन एब्सोल्यूट टर्म, current assets now provided less proportionate to coverage of current liability that is prior year। ये ऐसे आपको इंटरप्रिटेशन करने पड़ेंगे। तो करंट रेशियो जितना ज्यादा ज्यादा होगा उतना कहीं ना कहीं कुशन होगा कंपनी के पास कि वो सॉल्वेंट कहलाएगी। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लिक्विडिटी रेशियो, चैप्टर का नाम है लिक्विडिटी, अभी तो सॉल्वेंसी रेशियो भी पढ़ेंगे आगे। तो लिक्विडिटी में करंट एसेट्स रेशियो, करंट रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो, जो कि क्विकली, जो कि विद इन ए मंथ 2 to 3 मंथ में जो कैश में रियलाइज हो जाए। क्विक एसेट्स में हम क्या ले रहे हैं, आप नोटिस कीजिए, हम केवल स्टॉक को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे स्टॉक को कंसीडर नहीं कर रहे, बाकी कैश और कैश इक्विवेलेंट किया, मार्केटेबल सिक्योरिटी की, नेट रिसीवेबल भी किए। ध्यान रखना छोटा सा वर्ड है नेट रिसीवेबल, मतलब अलाउंसेस फॉर लॉसेस को माइनस करने के बाद जो फिगर आता है उसको लेते हैं नेट रिसीवेबल्स। हमने स्टॉक क्यों नहीं लिया सर क्विक रेशियो में? बेटा स्टॉक इज नॉट योर करंट क्विक असेट्स, बिकॉज स्टॉक को पहले आप फिनिश गुड्स में बदलते हो, फिनिश गुड्स को सेल करते हो, सेल करने के बाद वो डेटर्स में बदलता है और फिर कैश में कन्वर्ट होता है, तो इट टेक टाइम्स। तो क्विक मतलब वेरी क्विकली, जो कि 3 महीने 4 महीने में क्या हो जाती है, कैश में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्विक एसेट। तो ये भी कहीं ना कहीं करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए कितनी क्विक एसेट्स हमारे पास राइट नाउ अवेलेबल है।
तो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को यहां पर कंसीडर नहीं किया जाता, शायद यहां पे लिखा भी हो कहीं, एक्सपेंसेस इन इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड। 70% पोर्शन तो सीपीए का सरल ही यार, सही बता रहा हूं, बच्चे लोगों ने अपने दिमाग में हवा बना रखी है सीपीए को। 70% कोर्स सरल है, 3-4 टॉपिक डिफिकल्ट है बस, क्या सरल टॉपिक है ये। तो सर यहां पर भी अगर हम देखें करंट ईयर और प्रायर ईयर, तो यहाँ पे 1.71 है, यहाँ पे 2.09 है। तो अगर हम देखें इनका टोटल अब लगा के इतना समझ ही जाएंगे कि प्रायर ईयर में 2.09 यहाँ कम हो रहा है। तो इन स्पाइट इंक्रीज टोटल वर्किंग कैपिटल कंपनीज पोजीशन इज मोस्ट लिक्विड एसेट्स डिटोरिएट सिग्निफिकेंटली। तो यहाँ पे आपकी जो पोजीशन है वो डिटोरिएट हो रही है। तो इसका इफेक्ट आपको समझाया जा रहा है, नट शेल में समरी यहां समझा दी, जो यहां पर बोल रहे हैं वो यहां पे सब लिख दिया है। इफ द रेशियो इज लेस देन 1, लेस देन 1 कब होगा, जब ऑब्वियस सी बात है लेट से करंट एसेट्स 5 है, करंट लायबिलिटी 10 है, तो 0.5 आ गया। ए ट्रांजेक्शन दैट लिख रहे हैं इफ द रेशियो इज लेस देन 1 द न्यूमरेटर इज लोअर देन डिनोमिनेटर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। A transaction that causes equal change in numerator and denominator will thus have proportionately greater effect on the numerator, resulting change in the ratio in the same direction. अब ये बड़ी अजीब सी बात लिखी होगी कि सर ट्रांजेक्शन दैट कॉज इक्वल चेंजेस इन न्यूमरेटर, चेंजेस वर्ड लिखा, इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखा है ना। चेंजेस का मतलब हो सकता है कि आपकी करंट लायबिलिटी भी बढ़ रही हो और करंट एसेट्स भी बढ़ रही हो। बताओ क्या सिचुएशन होगी जिसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, एक ट्रांजेक्शन का नाम बताओ जिसमें दोनों एक साथ बढ़ते हैं साइमल्टेनियसली, सोच पाते हो कि नहीं सोच पाते? आई वॉन्ट टू चेक इट आउट। एक ही एग्जांपल है दिमाग में तुरंत आना चाहिए जिससे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों बढ़ती है, जल्दी लिखो अगर आप अकाउंट के ट्रू स्टूडेंट हो तो। क्या सिचुएशन, कौन सा ट्रांजेक्शन करें? लोन टेकन कैसे हो सकता है जगन्नाथ? लोन टेकन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो जाएगी वो तो। इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है डिबेंचर। अरे क्रेडिट परचेस, बताओ दोनों बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? बताओ सर क्रेडिट परचेस में कैसे बढ़ रहे हैं सर? गुड्स बाय किए बेटा, गुड्स इन्वेंट्री होती है। गुड्स क्या होती है? इन्वेंट्री। तो आपने क्या करा, अपना स्टॉक बढ़ा दिया, साइमल्टेनियसली लायबिलिटी भी बढ़ गई। तो करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है, करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो क्या होगा, रेशो बढ़ेगा या कम होगा? सर अगर कंफ्यूजन हो जाए तो सर 12 डिवाइडेड बाई 7 करके देख लो, हमने दोनों तरफ 2 बढ़ा दिया, तो ऑब्वियस बात इंक्रीज ही होगा सर। 12 डिवाइडेड बाई 7 करके देख लो। तो ऐसे आपको सोचना है। अगर ये रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब दोनों सेम है। अब ये लाइन बड़ी अच्छी लिखी है, ए ट्रांजेक्शन दैट कॉज इक्वल चेंज इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिजल्ट नो चेंज इन द रेशियो। ये लाइन बड़ी किलिंग थी। मतलब सर प्रूफ करके देख लेते हैं, क्या लिख रहे हैं कि अगर वो 1 हो तो सर इसमें प्रूफ क्या करना है, मजाक थोड़ी चल रहा है, हम भी समझदार है। 5 डिवाइडेड बाई 5 1 आता है। अब मैं दोनों को बढ़ा दूं तो 7 डिवाइडेड बाई 7 भी 1 ही आएगा ना। तो एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे लल्लू क्वेश्चन पूछ लेते हैं और हम पता चले इधर उधर देख रहे हैं कि अरे यार ये क्या बोल दिया कि अगर इक्वल रेशो इक्वल है तो चेंज अगर करेंगे इक्वल तो रेशो में कोई चेंज नहीं आएगा। नॉर्मल सी तो बात है ना यार, 5 डिवाइडेड बाई 5 1 आएगा, 2 से लायबिलिटी बढ़ा दी, 2 से एसेट बढ़ा दी, तो 7/7 भी क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। कौन सा उसमें रॉकेट साइंस। ए ट्रांजेक्शन दैट कॉज इक्वल चेंजेस इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल हैव प्रोपोर्शनेटली ग्रेटर इफेक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर। ये तो हम बात पढ़ चुके हैं। अगर रेशो क्या हो, ग्रेटर देन 1, इफ रेशो इज ग्रेटर देन 1, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइनें थी, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। तो क्या लिख रहे हैं, इफ द रेशो इज ग्रेटर देन 1, transaction that cause equal changes in numerator and denominator will have proportionately greater effect on denominator। तो डिनोमिनेटर में ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, यहां पर था न्यूमरेटर और यहां पे क्या था, डिनोमिनेटर। रिजल्टिंग चेंज इन रेशियो इन दी अपोजिट डायरेक्शन। एमसीक्यू में ऐसा पूछे जा सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन।
तो अभी हमने एग्जाम्पल करके देखा था। तो बस ये लिख दिया उन्होंने, इंक्रीज डिक्रीज नो इफेक्ट। ये तो आप इस लेवल पर पहुंच के आई डोंट थिंक सो कि मेरे को आपको ये बताना चाहिए, इतना तो इंटरप्रिटेशन आपका हो ही गया होगा। आगे बढ़ जाऊं, किसी को समझना तो नहीं है ये बात? शर्माए बगैर लिख देना। लाइव क्लास में आए हो इसलिए, जो लाइव नहीं आ रहे उनको तो शर्माने की जरूरत ही नहीं है, वो तो वैसे ही कॉन्फिडेंट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो सर फाइनेंशियल रेशियो में आप बात कर रहे हैं, रिसीवेबल्स रेशियो। रिसीवेबल्स रेशियो फाइनेंशियल एक्टिविटी जो हम करते हैं। तो सर फॉर्मूला देख के समझ में आता है ये रेशियो ज्यादा होना अच्छी बात है या कम? चलो मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे। फॉर्मूला देखो, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाई एवरेज रिसीवेबल्स। क्रेडिट सेल्स सिंपल लिख देता हूं अभी शॉर्टकट में, सेल्स डिवाइडेड बाई डेटर्स। हाई और लो इंटरप्रिटेशन। जगन्नाथ लिख रहे हैं लेटर इज बेटर, ज्योति लिख रहे हैं लेटर इज बेटर, लोअर इज बेटर। सब लिख दो बेटा, अब पोल पोल करने की जरूरत नहीं, 10 लोग तो बैठे हैं, 20-25 होते तो कर लेते। बाकी 2-3 लोगों ने लिखा है लोअर और हायर। चलो मेरे इंस्टीट्यूट है उसमें मान के चलो मैं महीने के 50 लाख के बच्चे कन्वर्ट करता हूं। बच्चे पूरा पैसा एक बार में नहीं देते, बोले सर हमको इंस्टॉलमेंट कर दो। तो सारे लोग तो इंस्टॉलमेंट नहीं कराते, तो 20 लाख की उधारी हो गई। ये जनवरी का, ये मान के चलो अप्रैल में सिचुएशन है। सर मई आने वाला है, सेम चीज ले लेते हैं यहां पे। सर 50 लाख की उधारी है, डेटर 10 ही है। अब बताओ कौन सा? लोअर वाले अपने आप से बात करके देखना, ये इंस्टीट्यूट का एग्जांपल लीजिए, लोअर और हायर। मिल गया जवाब ज्योति जगन्नाथ कि नहीं की और बोलने की जरूरत है? मैं खुश होऊंगा कि मेरी 50 लाख की सेल है, लेकिन मुझे 20 लाख बच्चों से पैसा अभी भी लेना बाकी है। क्या डर है? डर तो सबसे बड़ा यही है कि सर सीपीए की मेन क्लास में आए वो और उनको कोर्स लग गया, सर ये तो हमारे बस के बाहर है। तो वो 50 लाख में से जो 20 लाख है उसमें से 10 लाख फरार हो जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा? मतलब कोर्स छोड़ देंगे, तो मेरा तो नुकसान हो गया। तो सर यहां पर 50 डिवाइडेड बाई 50 डिवाइडेड बाई 20, तो ये तो 2.5 हो गया सर। और यहां पे 50 डिवाइडेड बाई 10 क्या हो गया? 5 हो गया। तो बताइए इस रेशियो को बढ़ाने के लिए क्या करूं मैं? क्या उपाय करना चाहिए एज ए कंपनी के डायरेक्टर होने के नाते? क्या करोगे? चलो आप मेरी सिचुएशन पे होते तो क्या करते? 2 रीजन दीजिए, आप एनालिसिस आपको आना चाहिए। क्या करूं मैं? तो सर मैं उनको बोलूंगा थोड़ा सा डिस्काउंट दे लो। मैं बोलूंगा यार ये 20 लाख है ना, 20 लाख को बोलता हूं कि चलो 10% माफ करते हैं, 18 लाख अभी दिलाओ। अपनी सेल्स टीम को बोलूंगा दीपिका जी स्टूडेंट को फोन लगाइए और बोलिए कि जो भी आपका ड्यू चल रहा है इमीडिएटली पेमेंट करते हो, 1000 रुपीज का डिस्काउंट देते हैं। क्या किया मैंने? अपने क्रेडिट टर्म को क्या किया है? फास्ट किया है। जो मेरे अकाउंट रिसीवेबल में फंड फंसा हुआ था, आपको लगाया था ना रेनू जी, दीपिका जी ने फोन कि मैडम आपकी फीस ड्यू है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट क्या करता होगा? कस्टमर से रिकवरी फास्ट करने के लिए फोन करता है कि नहीं करता? आपको हम लोग ईएमआई की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं? अंकुर आपने ईएमआई कराई है ना, उसका इंटरेस्ट तो कंपनी ने बियर किया है। मैं तो आपको मजाक मजाक में आज बता रहा हूं, इंटरेस्ट तो हमने बियर कर लिया। अब हमें इंटरेस्ट का भले नुकसान हो गया, लेकिन हमें पता है कि चलो लोन हो गया है। तो ये मेरी नहीं, कंपनी की ओवरऑल पॉलिसी होती है, हर कंपनी यही करती है। एक कॉर्पोरेट्स क्या करेगी? अपने कस्टमर से पैसा कैसे फास्ट रिकवर करें, क्योंकि अल्टीमेटली उसको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, उसको अपना करंट रेशो, अपना डेटर एक्टिविटी रेशो फास्ट करना है। तो उसके लिए कंपनीज क्या बनाती हैं? स्ट्रेटजीज बनाती हैं। तो यहां पर आपको इस रेशो को, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है बेटा? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि इस रेशियो को हम क्या करेंगे? क्या करेंगे?
बीईसी में भी है ये सेगमेंट, थ्योरी में लिखना पड़ जाएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस रेशियो को लो की हाई, अभी कौन लो वाले थे, जगन्नाथ, और ट्राई टू मेक इट हायर। तो ये कंपनी की क्या होती है, पॉलिसी होती है कि जितनी जल्दी आपका पैसा रिकवर हो जाए उतना एज ए ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए बेनिफिट है। चलो सर, एक तो डिफॉल्ट रिस्क तो है, एक और रीजन क्या हो सकता है बताइए, चलो व्हाट इज द अदर रीजन, और क्या रीजन हो सकता है, सोचो सोचो, अगर एमसीक्यू आएगा तब थोड़ी सोचेंगे, यही सोचना है। सर जितनी जल्दी पैसा रिकवर करूंगा, लिक्विड मेरे पास आएगा, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्यों, क्योंकि सर मार्केट में अभी मेरा 20 लाख फंसा हुआ है, ये एग्जाम्पल, 10 लाख फंसा रहेगा तो 10 लाख मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, इस 10 लाख को मैं कहीं ना कहीं बैंक में डिपॉजिट करूंगा या शेयर मार्केट में करूंगा, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहीं ना कहीं मैं क्या करूंगा, एनालिसिस करूंगा। तो जितना ज्यादा फंड मेरे पास जल्दी आ जाता है उतना मेरे लिए क्या है, बेटर है। तो कंपनी डिस्काउंट देकर, नई नई पॉलिसीज निकाल कर अपने कस्टमर को, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग कि हर कंपनी को अपने बिजनेस को चलाना है, तो उसके लिए वो क्या करेगी, अपने कस्टमर को कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट देने की कोशिश करेगी। तो इस वीडियो को देखने वाले बच्चे ये ना समझे कि सर ने ये इनडायरेक्टली ये बोला है कि हमारी फीस अगर ड्यू है तो 1000-1500 रुपए कम करके इकट्ठा दे दें, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया। नहीं तो कल को पता चले काउंसलर को फोन करना शुरू कर दिया वीडियो सुन के, कह रहे सर ने तो ऐसा बोल दिया था, मजाक को सीरियसली मत ले लेना, लेकिन ज्यादा बेटर आप समझ पाए इसीलिए मैंने यहाँ एग्जांपल दिया। नहीं तो पता चले किसी स्टूडेंट की फीस बाकी है तो बोले सर वो तो क्लास में पढ़ा रहे थे, सर ने तो हमको डिस्काउंट बोल दिया था, ये ना वो ना वो, और हम तो सर को टफ लग गया, हमको कोर्स सीपीए का। कोर्स तो टफ है, ये बात मैं आपको कोर्स ज्वाइन करने के पहले ही बोल देता हूँ कि पढ़ना तो पड़ेगा। मैं ऐसी कोई भी मार्केटिंग नहीं करता हूँ भ्रामक कि आर यू रेडी टू बिकम सीपीए इन 6 मंथ, कोई भी पास कर लेगा, ये मैंने किसी को नहीं बोला है कभी भी, ये बात मैं नहीं बोल सकता, मेरे को अच्छा नहीं लगता ऐसी बातें बोलना। तो सीपीए टफ है, टफ नहीं है, इट इज डिफिकल्ट टू मेक इजी, इसको आसान बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट टू मेक इजी। तो डिफिकल्ट टू मेक इजी, इसको इजी कैसे बनाएं, अपने आप से रोज एक बात करके कि सीपीए मेरी जिंदगी को बदल सकता है, उसके लिए मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा। चलिए सो हम आते हैं करंट ईयर और प्रायर ईयर का एक्सपीरियंस, कि सर 15.3 टाइम्स और या 12.7 टाइम्स। तो यूजुअली हमने हमारी रिकवरी प्रोसेस को कहीं ना कहीं क्या किया होगा, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में क्या किया है, फास्ट किया है, क्योंकि लास्ट ईयर हमारा जो रेशियो था वो 12.7 था, नाउ हमने उसको इनहेंस किया है 2.6 से। ड्यूरिंग द करंट इवन एज ए रिसीवेबल वर ग्रोइंग इन एब्सोल्यूट टर्म, अगर आप ओवरऑल देखें तो 1.15 प्लस 1.5, 2.20 का एवरेज कितना होता है, 1,10,000, या 1.20 प्लस 1.15, तो एवरेज एब्सोल्यूट टर्म में तो बड़ा ही है प्रायर ईयर्स से, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में बढ़ने के बावजूद कंपनीज इफेक्टिव कलेक्शन अकाउंट रिसीवेबल इज इंप्रूव नोटिसेबली, तो कंपनी ने अपने अकाउंट रिसीवेबल को बढ़ाया। अगला एक्टिविटी रेशियो आता है कलेक्शन पीरियड के, अभी उसी का एक और पार्ट है एवरेज कलेक्शन पीरियड, इट शुड बी हायर और लोअर। ये लोअर होना अच्छी बात है कि हायर होना अच्छी बात है, अब इसमें उल्टा बोल देंगे कई लोग, जल्दी बोलिए बेटा फटाफट, हायर और लोअर। अविनाश सुबचन, अविनाश सुबचन, मैं तुम्हारे प्रति बड़ा सिंपैथी फील करता हूं, तुमने सारे कोर्स ज्वाइन कर लिए मेरे यार, तुमने हमारे यहाँ क्विक बुक भी पढ़ लिया, यूएस गैप भी पढ़ लिया, आईएफआरएस भी कर लिया, कुछ बन जाओ बेटा तो हमें कुछ दुआएं मिल जाए, नहीं पैसे तो तुमने हमको खूब दे दिए। थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई भी कर लो, मेरे को तुमसे बड़ी सिंपैथी है, क्योंकि मेरे को आज मैं अकाउंट्स देख रहा था, तुमने साला सारे ही कोर्स खरीद लिए मेरे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा, जो भी कोर्स की मार्केटिंग करते तुम उसके पेमेंट जमा करा देते हो, पढ़ाई भी तो करना पड़ेगा ना बेटा, इंस्टीट्यूट को पैसे देने नहीं आए हो तुम, हाँ नॉलेज तो हम दे रहे हैं, लेकिन हम भी बिजनेस करते हैं, बिजनेस तो है ही हमारा, तो केवल हमको पैसे मत दो, हमें पैसे लेना अच्छा लगता है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा लगता है कि वो जिस स्टूडेंट हमको पैसे देके गया, जो फीस देके गया, वो हमारे इंस्टीट्यूट से कुछ बन जाए। बट मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस से बड़ा डिससेटिस्फाइड हूं, अब तुम ज्वाइन तो कर लेते हो, बट उतना हार्डवर्क करते हो कि नहीं करते हो, क्योंकि
मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकता हूं कि एक मिडिल क्लास पर्सन बहुत डिफिकल्ट तरीके से पैसे अर्न करता है, तो हम नहीं चाहते कि आपका हार्ड एंड अर्न मनी सिर्फ हमें मिले। हमारा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो हमारा नॉलेज है, उसका बेनिफिट आपको भी लेना चाहिए। तो हम तो कोशिश करेंगे, बट हमारा काम टीचिंग करना है, केवल आपको मोटिवेट करना है, पढ़ाई आपको ही करनी है। और मैं बार बार बोलता हूँ, ये IFRS कोर्स या यूएस गैप या जो तुमने क्विक बुक भी ज्वाइन कर लिया, ये इतने आसान कोर्सेस नहीं है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन तुमने, मैंने आज क्योंकि मैं अपने अकाउंट्स देख रहा था, तो तुम्हारे नाम के आगे दे दनादन तुम्हारा लेजर जब देख रहा था, मैं आज कोइंसिडेंटली देख रहा था, अप्रैल का लास्ट वीक है, तो तुमने हमारे यहाँ से सारे कोर्स कर लिए हैं। कोई बात नहीं, तुमको सर्विसेज तो मिल ही रही हैं, लेकिन पढ़ाई अपने को भी करना है। चलिए, तो सर ये डेज क्या होना चाहिए, लोअर होना अच्छी बात है। मैं पिछले साल 28 दिन में फंड रिकवर कर पाता था, नाउ हम 24 डेज में क्या है फंड को रिकवर कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा कलेक्शन प्रोसेस क्या हुई है, इंप्रूव हुई है। अब देखिए, मैं बार बार वीडियोस में बोल रहा हूं कि देखिए, कोर्स का टेक्निकल लेवल तो हाई है, आपको अपना लेवल बढ़ाना ही होगा। शम्मी सलूजा अपने लेवल नहीं नीचे गिरा सकते कि इसके अलावा कुछ और चीजें पढ़ा दें। जो कोर्स का पार्ट है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैंने आपको रिकॉर्डिंग्स भी देनी है, बट पढ़ना सभी को खुद है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आपको पड़ेगा ही। तो सर, ये वाले जो डेज हैं वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर हम जितनी जल्दी कस्टमर से पैसा रिकवर कर पाते हैं, उतनी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बढ़ते जाएगी। और इट इज बेटर इन असेसिंग क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कस्टमर। एक कस्टमर आपको 100 दिन में पैसा देता है, एक कस्टमर आपको 30 दिन में पैसा देता है, तो इस कस्टमर के प्रति आपकी सिंपैथी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आप इसको कुछ एडिशनल डिस्काउंट दोगे कि यार यार ये तो भाई साहब 30 दिन में पेमेंट कर देते हैं, ये आपको 100 दिन में पेमेंट कर देते हैं। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो हाई होना चाहिए या लो? चलिए, फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री, हाई और लो, सोच के देना आंसर। एक ही आंसर दे रहे हैं बस, बाकी सब क्यों नहीं दे पा रहे? सर, मैं मेरी कोचिंग चलाने से पहले मेरे पास एक बेकरी थी, आज से 15 साल पहले। मैं बनाता था, वो आपने क्रीम रोल सुने होंगे ना, हमारी बेकरी थी। वो बेकरी बंद हो गई, तो फिर मैंने सोचा यार चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करते, तो वहां तब मेरे को जाके पता चला ये रेशो के बारे में, है ना। तो 15 साल पहले मेरी एक बेकरी थी, मैं 50,000 का माल बेच पाता था, मेरी डेली की सेल 50,000 की थी, मेरा स्टॉक मेरे पास 10,000 का पड़ा रहता था। तो ये सिचुएशन थी कि जितना मेरा सेल है उसका 5, मेरे पास जितना स्टॉक पड़ा उसकी 5 टाइम्स मेरी सेल होती थी। और अगर ऐसा होता तो कि 50,000 की मेरी सेल है, मेरे पास गुड्स मात्र 2,000 का ही पड़ा हो, तो क्या रेशो बन गया ये? 10 कितना बन गया? 10 बन गया ना, सॉरी 25 बन गया, 25। बताओ कौन सी सिचुएशन बेटर है? कौन सी सिचुएशन बेटर है? कई लोग लिख रहे हैं 5 वाली सिचुएशन बेटर है। ये बात काश मुझे मेरी बेकरी चलाते समय पता होती, तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनता फिर। हम्म जो बंद हो गई। तो सर जी 25 वाला बेटर है। क्यों? क्योंकि मैं कम स्टॉक रखकर भी बहुत ज्यादा माल बेचता हूं, मतलब मैं अपना स्टॉक को बहुत जल्दी बेच पाता हूं। तो अब मुझे बताइए, अगर मेरा ये रेशो लो है तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं? नुकसान क्या हो सकते हैं सर जी आपको? अगर ये रेशियो लो है तो क्या नुकसान होंगे? तीन नुकसान बताना है।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज, ये बहुत ही आंसर उतना जस्टिफाइबल नहीं है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रीजन तो हो सकता। हाँ, अंकुर ने लिखी सही बात। सर जितना ज्यादा माल पड़ा रहेगा उतना मेरा स्टॉक खराब होने के चांसेस हैं, ऑब्सोलेंस बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, बढ़ सकती है कि नहीं? मुझे बताओ, इन्वेंट्री मेरी ऑब्सोलेट होगी कि नहीं होगी? और दूसरा, मेरी होल्डिंग कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। सर स्टोरेज कॉस्ट कैसे ज्यादा हो जाएगी? अरे बेटा, ज्यादा माल पड़ा है तो ज्यादा बड़ा स्पेस की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा फंड कंपनी में ब्लॉक करना पड़ जाएगा, तो जितना ज्यादा कंपनी में फंड ब्लॉक करूंगा उतना मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाएगी, मेरी को कॉस्ट ऑफ बाजार से फंड लेना पड़ जाएगा, लॉट्स ऑफ थिंग्स तो कंपनी चाहेगी। तो क्या ये हर कंपनी टू कंपनी सेम हो सकता है क्या? नहीं सर। बेटा, एक ज्वेलरी शॉप का रेशो हो सकता है लो हो, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा माल तो नहीं बिकता ना उसका, कि रोज आके लोग ज्वेलरी सुबह उठने चलो आज ज्वेलरी खरीदने चलते, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन एक परचून की दुकान हो या जो मर्चेंट होते हैं, जो किराने ग्रोसरी शॉप वाले होते हैं, उनका ये रेशियो ज्यादा होगा, उनके पास उनका टर्नओवर बहुत फास्ट होता है, जो भी माल आता है कहीं ना कहीं बिक जाता है, क्योंकि वो गुड्स खराब हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि 2-2 साल वो कोई गुड्स को रख रहे हैं कि पार्ले जी की बिस्किट लाए तो 2 साल पड़े रहेंगे, बट हो सकता है किसी ज्वेलरी शॉप के बाद 2 साल पहले जो ज्वेलरी थी वो बिके ही ना। तो यू हैव टू कंपेयर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, आपको क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कंपेयर करना पड़ेगा, ये रेशियो हमेशा हाई रखने की आप कोशिश करेंगे। तो अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर हमारा रेशियो क्या हुआ है, डाउन हुआ है। The company did not turn over its inventory as many times during the current year. This is to be expected during growing sales. Very important line. अब आपकी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो ये रेशियो आपका कम हो सकता है। बताओ रीजन क्या है? अगर ये सेल्स बढ़ रही है तो ये रेशियो कम क्यों होगा? बताइए रीजन। मेरा माल बहुत बिकना शुरू हो जा रहा है, तो बेटा जब मेरा माल बहुत ज्यादा बिकना शुरू हो जाएगा तो मैं स्टॉक भी ज्यादा रखूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि यार माल शॉर्टेज ना पड़ जाए। तो आउट ऑफ स्टॉक की सिचुएशन नहीं आना चाहिए। तो हाई हाई रेशियो में भी नुकसान है कई बार कि आउट ऑफ सिचुएशन आ गई। और आप सोचिए कल को सप्लायर ही ना मिला आपको, अगर मान के चलो मैं बहुत कम माल रखूं, जैसे मैं आपको ग्लैम के सॉफ्टवेयर लाके देता हूं, अब मैं 2 ही सॉफ्टवेयर रखूं, मेरे पास मान के चलो अभी 2 ही पड़े हैं, और अचानक से 5 बच्चे कल ही ज्वाइन कर लिए कि सर हमको सीपीए करना, मेरे पास 2 सॉफ्टवेयर हैं, अब मैं ग्लैम को मेल करूंगा, बोले हम तो संडे सैटरडे छुट्टी पे रहते हैं सर, फिर आपका जो ऑर्डर आता है वो अप्रूवल पे जाता है, फिर हमको चेक करना पड़ता है कि आप हमारे कंटेंट प्रोवाइडर हो या नहीं हो, तो उसमें वो 7 दिन लगा देते। और कस्टमर तो 5 आ गए, बोले सर अपना स्टडी प्लान बनाओ, आपसे 1-to-1 जूम मीटिंग करनी है, तो अब तो मेरे पास तो 2 ही सॉफ्टवेयर पड़े, तो मेरा कहीं ना कहीं कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा कि सर से मीटिंग क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि हो सकता है कि मेरे पास इन्वेंटरी कम पड़ी हो, इंटरनल ये हो सकता है, या हो सकता है कस्टमर ने अभी एडवांस बुकिंग कराई हो कि सर अभी मात्र मैं 20,000 रुपीज दूंगा, उसके बाद में आपसे ज्वाइन करूंगा। तो लॉट्स ऑफ मैटर्स आर देयर। तो मुझे अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग स्टॉक को मेंटेन करना पड़ेगा, तो बहुत कम स्टॉक मेंटेन किया। कोई कल कल को बोले कि सर मुझे तो केवल बुक्स चाहिए, अभी दे रहे हो क्या? तो स्टॉक आउट की सिचुएशन भी हो सकती है अगर आपका रेशियो बहुत ज्यादा हाई है। तो आपके पास माल लेने आ गया कस्टमर, आपके पास माल ही नहीं है, बोले हम तो भैया 2,000 का ही माल रखते हैं, अरे भैया हमको तो 5,000 तो अभी चाहिए आपसे। तो बहुत ज्यादा हाई और बहुत ज्यादा लो दोनों में नुकसान है। तो ध्यान रखिए, लिखा है इन्होंने, दिस इज टू बी एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ ग्रोइंग सेल्स एंड इट इज नॉट नेसेसरी साइन फॉर पुअर इन्वेंटरी मैनेजमेंट। तो ये भी ध्यान रखना, अगर एमसीक्यू में यही लाइन पूछ लें आपसे कि अगर रेशियो बढ़ रहा है तो क्या ये रीजन है, रेशो कम हुआ है तो क्या ये साइन ऑफ पुअर इन्वेंटरी मैनेजमेंट? नॉट नेसेसरीली, इट मे बी पॉसिबल योर सेल्स आर ग्रोइंग, जिसके कारण आपको ज्यादा स्टॉक रखना पड़ता है और आउट ऑफ स्टॉक की सिचुएशन पर आप जाना पसंद नहीं करते। सर डेज इन सेल्स ये ज्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए? अगेन ऐसा इंटरप्रिटेशन निकालना पड़ेगा आप लोगों को। ऑडिट में, ये चैप्टर ऑडिट में भी है, पता है आपको, सेम चैप्टर, वहां ये पूछते हैं वो क्या कंक्लूजन निकालेगा ऑडिटर,
ये सेम चैप्टर ऑडिट में मैं स्किप कर देता हूं, मैं बोल देता हूं कि मैंने फार में पढ़ा दिया, वहां से देख लेना। आप जब मेरे वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड देखोगे तो मैंने वहां बोल दिया है कि हम इसको फार में कंप्लीट कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे ही आपको पूरा डिटेल पढ़ा रहा हूं। तो सर कितने दिन का स्टॉक पड़ा है अपने पास, तो ज्यादा से ज्यादा दिन का स्टॉक पड़ा होगा तो दिक्कत। नंबर ऑफ डेज पास बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ इन्वेंट्रीज, नंबर ऑफ डेज दैट पास बिटवीन दी, कि नया माल हम कितने दिन में खरीदते हैं, कितनी जल्दी हमारा स्टॉक आ जाता है। तो सर द न्यूमरेटर यहां पर हमारा बढ़ गया है, डेज सेल इन इन्वेंट्री इंक्रीज, कॉमन फिनोमेन ऑकर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स। तो इंक्रीजिंग सेल्स में क्या होता है, ये बढ़ जाता है। तो आपको सब ऐसे एनालिसिस करने पड़ेंगे। अगला ऑपरेटिंग साइकिल। सर ऑपरेटिंग साइकिल हम बार बार डे वन पे पहले पढ़े हैं कि करंट असेट्स विच कैन बी रियलाइज इन 1 ईयर, और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लॉन्गर। तो ये आ गई ऑपरेटिंग साइकिल, आज आ गई आपके सामने। कितने दिन के रिसीवेबल पड़े हैं और कितने दिन का स्टॉक पड़ा है। डेज इन सेल्स मतलब हमारे डेज इन सेल्स रिसीवेबल्स, कितने दिन में हमारा पैसा रिकवर होगा। तो ये भी हम क्या पसंद करेंगे, शॉर्टर पसंद करेंगे। अमाउंट दैट पासिस बिटवीन एक्विजिशन ऑफ इन्वेंटरी एंड कलेक्शन ऑफ कैश, कितनी जल्दी हम हमारे अकाउंट रिसीवेबल या स्टॉक को कैश में कन्वर्ट कर पाते हैं, शॉर्टर द बेटर। तो यहां पर हमने मैनेज किया, द कंपनी इज मैनेज टू स्लाइटली रिड्यूस ऑपरेटिंग साइकिल इवन व्हाइल इंक्रीजिंग सेल्स एंड इन्वेंट्रीज। तो सेल और इन्वेंट्री बढ़ने के बावजूद उन्होंने अपने डेज को क्या किया। इसी तरीके से कैश कन्वर्जन साइकिल आ जाएगा। तो कैश में क्या कर रहे हैं हम, जो अकाउंट रिसीवेबल से हमको पैसा मिल रहा है उसको माइनस कर दे रहे हैं। कि हमको कस्टमर से तो उधारी मिलती है लेकिन हम कहीं और से उधारी लेकर आते, पेबल्स। तो पेबल डेज को यहां पर क्या कर दिया गया है, माइनस कर दिया गया है। तो इसको बोलते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल। जो जितने दिन की आपको उधारी मिलती है उतना आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, माइनस कर दिया। तो सर इसको बोलते हैं अकाउंट पेबल टर्नओवर, हाई लोअर। चलो ये हाई होना चाहिए या लोअर होना चाहिए, इसका आंसर सोच के देना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है इसका आंसर, हाई और लो। सर हम कितना डिले पेमेंट करते हैं, हम 50 दिन में पेमेंट करें या 100 दिन में पेमेंट करें, बताओ एज ए कंपनी क्या पसंद करोगे आप। ये तो यही बोलना चाह रहा है, 50 दिन में पेमेंट करना चाहते हो, कस्टमर के 100 दिन में करना चाहते हो। सब बोले सर 100 दिन में। क्या नुकसान होगा यार, क्या फायदा होगा। चलो एक फायदा और एक नुकसान, गिव मी वन बेनिफिट वन लॉस। अगर हम डिले पेमेंट करते हैं तो एक बेनिफिट क्या है। सर जितना डिले पेमेंट करोगे उतना अपने पास फंड की अवेलेबिलिटी होगी, कि कहीं ना कहीं फंड अपने पास होगा तो बैंक में पड़ा होगा, इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान है, जो आदमी देर से पेमेंट करता है उसको माल भी महंगा मिलता है। कस्टमर बोलता है 30 दिन में पेमेंट करो, 2% रिबेट दूंगा, हर कंपनी में होता है। दुनिया में कहीं भी माल खरीदने जाओ, अगर आप इमीडिएटली पूरा पेमेंट करोगे, दुनिया में हर जगह आपको, अनलेस एप्पल का शोरूम हो, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जिनके ब्रांड नेम है उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसी दुनिया में कोई दुकान नहीं होगी जहां पर आप बोलो कि मैं अभी आपको पूरा पेमेंट करने वाला हूं, इमीडिएटली राइट ऑफ, क्या डिस्काउंट दे सकते हो, आपको नेगोशिएशन करते आता हो तो आपको 2-5 हजार का बेनिफिट मिल जाएगा। तो सर अगर हम डिले पेमेंट करते हैं तो सप्लायर बोलता ठीक है भाई साहब, आप डिले पेमेंट करते हो ना, तो जो चीज हम आपको 10,000 में दे रहे थे, आप वही चीज हम आपको 12,000 में देंगे। तो आप डिस्काउंट को क्या कर सकते हो, फॉरगॉन कर सकते हो। तो एवरेज पीरियड जो है बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए कि आपका सप्लायर आपसे चिढ़ जाए,
बोले आप इसको यार माल नहीं देना है, ये तो बहुत दिन से पेमेंट करते हैं, 50 दिन की जगह 100 दिन लगा देते हैं, तो हो सकता है वो आपको डिले इन सप्लाई कर दे, आपका प्रोडक्शन हैम्पर हो जाए। ये सब भी सोचना पड़ेगा, ये फाइनेंस के हिसाब से नहीं सोचा जाता। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। बल्क वो आपको माल ही नहीं देगा, बोले यार तो 100 दिन में पेमेंट देते हैं यार, मतलब क्या साला ऐसा पैसा का। चलो कोई हमको 30 दिन में देता, उसको 10,000 की चीज 9,000 में भी दे देंगे, 1,000 रुपए का घाटा सहन कर लेंगे, लेकिन फंड तो आएगा ना, आज बिजनेस तो रोटेन हो जाएगा ना, कोई बिजनेस को भी तो खर्चे चलाने हैं। तो ये रेशियो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी कम भी नहीं होना चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई अकाउंट्स पेबल, और इसके हिसाब से डेज निकालेंगे। तो यहां पर आपने अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशियो रखा, एवरेज टाइम बिटवीन द परचेस ऑफ इन्वेंट्री एंड पेमेंट ऑफ कैश। ये रेशियो बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा लो भी नहीं होना चाहिए कि कस्टमर आपसे बोल रहा है 30 दिन में पेमेंट देना, आप पहले ही दे दो, लो बोले कल ही ले लो पेमेंट, तो फिर 28 दिन का बेनिफिट नहीं उठा पा रहे। अदर टर्नओवर रेशियो, अगले दो रेशियो, ये रेशियो हाई होना चाहिए, ये लो। टोटल असेट टर्नओवर रेशियो, एक पर्सन है, उसके पिताजी ने उसको 100 रुपए दिए, दूसरे के पिताजी ने 200 रुपए दिए, इसने भी 100 की सेल करी, इसने भी 100 की सेल करी, बताओ कौन बेटर है? ये भाई साहब ए हैं और ये भाई साहब बी हैं। एक के पापा ने दिए बेटा 100 रुपए, इसके पापा ने दिए 200 रुपए, दोनों 100 का ही माल बेच पा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आप समझदार किसको बोलोगे कि जो कम इन्वेस्टमेंट करके भी ज्यादा बिजनेस लाकर देता है। तो असेट टर्नओवर रेशियो शुड बी वेरी हाई, कि कम डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड। मतलब ये भाई साहब डीले इतनी एसेट बिजनेस में लगा रखी है, अंडर यूटिलाइजेशन, अपना टर्नओवर नहीं बढ़ा पा रहे, 200 करोड़ की एसेट देखिए, मात्र 100 करोड़ का बिजनेस, वही सेम लाइन ऑफ बिजनेस 100 करोड़ का माल लाके 100 करोड़ का बिजनेस भी कर लेता है। तो अगर उसके पास 200 होता तो वो डबल सेल करता, तो उनसे डबल प्रॉफिट कमाता। तो उसका मैनेजर कहीं ना कहीं ज्यादा बेटर है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या और इंडिकेट करेगा बेटा? ऐसे ही तो सीपीए बनकर आप एनालिसिस करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो आप तो खुश हो गए, अरे बोले दोनों कंपनी के तो बराबर ही है, बोले दोनों की तो सेल बराबर है। दोनों की सेल बराबर है, लेकिन दोनों का असेट डिप्लॉयमेंट कितना है, असेट का इंप्लॉयमेंट कितना है, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। फिक्स टर्नओवर, यहाँ पे टोटल एसेट्स आई थी, यहाँ पे केवल फिक्स एसेट्स आई है, तो फर्क कुछ नहीं पड़ता। यहाँ टोटल एसेट्स में आपकी करंट एसेट्स भी आ गई, नॉन करंट एसेट्स भी आ गई यहाँ पे। तो ये रेशियो हमेशा अपवर्ड साइड होना चाहिए, हाई है तो बेटर है। सॉल्वेंसी, अगले रेशियो आ रहे हैं सॉल्वेंसी रेशियो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सॉल्वेंसी, बताइए ये रेशियो हाई या लो पसंद होगा आपको? सबसे पहला आ रहा है कि मेरे ऊपर लायबिलिटी है 100 की, ऐसा बोलते से ही समझ में आएगा, और मेरा कंपनी में इक्विटी है 500 का। तो मेरा रेशियो हो गया, कितना हो गया? 1/5 हो गया ना, 1/5 मतलब 20%। और उल्टा होता तो बताइए हाई की लो? सर जितना ज्यादा कंपनी के ऊपर डेट होगा, जितनी ज्यादा लायबिलिटी होगी, ओवर लीवरेज फ्रॉम रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी, कि आपके पास बहुत ज्यादा रिस्क है, क्योंकि डेट के ऊपर फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सर आप सोचो कि आपने लायबिलिटी अपने ऊपर इनकर्ड कर ली, तो फिक्स बर्डन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आप तो डेट लेके आ गए ना, तो अगर आपने प्रॉफिट नहीं कमाया तो भी इंटरेस्ट देना, और इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, लंबे समय तक नहीं दे रहे हो, तो आपकी कंपनी क्या हो सकती है? इंसॉल्वेंट हो सकती है। तो ये रेशो क्या होना चाहिए? ओवर हाई नहीं होना चाहिए। और सर अगर हमने लो रख लिया तो हमको कंपनी में 1,000 रुपए की मालिक से पैसा लगा लिया, बाजार से मात्र 10 लगाया, बहुत सारे लोगों से कैपिटल ले ली, तो प्रॉफिट का डाइल्यूजन हो जाएगा। बहुत सारे लोगों से पैसा ले लिया तो प्रॉफिट में भी बहुत सारे लोग बांट। आप सोचो अभी क्लास में 10 लोग हो, मैं सबसे बोलूं 10 अपने को 1,000 रुपए की जरूरत है, आपको ऑप्शन दिया कि यार सब इक्विटी इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर दो, तो आप तो खुश हो गए, आप सबने 100 रुपए दिए, तो 10% के मालिक हो गए कंपनी में।
कंपनी ने 50 कमाया तो सबको बांटना पड़ जाएगा, 5-5 रुपए सब बांट के ले जाएंगे। लेकिन मैं दिमाग लगाऊं कि मुझे 1,000 की जरूरत, में बोलूं सब लोग एक काम करो यार मुझे लोन दे दो 10-10 रुपए का, मालिक कोई भी नहीं हो आप, क्या फायदा होगा मुझे? आपको पेमेंट देने के बाद जो भी बचेगा वो रेसिडुअल अर्निंग किसकी होगी? कंपनी ने सारे आउटसाइडर को फंड बांट दिया, उसके बाद जो रेसिडुअल अर्निंग है वो तो डेटर से इंजॉय कर, वो तो शेयर होल्डर ही इंजॉय करने वाले। तो रेशियो बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, हाई है तो रिस्क है। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर आपको यहां पर बनाना पड़ेगा। सर उसी से मिलता जुलता रेशो, टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड रेशो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए? एग्जाम में यही पूछेंगे, फॉर्मूला अलग लिखना और फिर सोचना एनालिसिस हाई और लो। लिख नहीं रहे क्लास में बच्चे। सर जी सीधी बात है, 500 रुपए कमाता हूं और खर्चा देना, 500 कमाया और देना मात्र 50 रुपए, 50। तो सर 10 गुना ज्यादा कमाता हूं, 1,000 कमाओ और अच्छी बात है, 2,000 कमाओ और अच्छी बात है। जितना ज्यादा कमाओगे फिक्स बर्डन के कंपैरिजन में कितना पैसा कमाते हो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स? The ability to serve the debt out of current earning is the key aspect of successful use of the leverage। कि आपने leverage का benefit उठाया है, higher the better। एग्जाम में यही पूछा जाएगा। ये एग्जाम जो है रटने वालों के लिए तो है ही नहीं, और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लोगों के लिए है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे तो क्विकली आपको सोचना पड़ेगा, आपका माइंड बहुत तेज वर्क करना चाहिए, ये सब सोचते आना चाहिए आपको। तो रिकॉर्ड हो ही रहा है सारी चीजें, तो आप ऐसा सोचिए। प्रॉफिटेबिलिटी सर ऑब्वियसली बात है हाई होना चाहिए, आरओई हमेशा हाई होना चाहिए। आरओई, यहाँ टोटल इक्विटी लिखा है, यहाँ एवरेज लिखा है टोटल, थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है बताइए, इन दोनों में क्या फर्क है? अगर आप सोच सकते हो तो बहुत अच्छे स्टूडेंट, टोटल एसेट्स और टोटल इक्विटी में क्या फर्क है? सर टोटल एसेट में एक और कंपोनेंट होता है, क्या मैं इसके लिए ये लिख सकता हूं D+E? इसको भी मैं टोटल एसेट्स बोल सकता हूं, ऐसा बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? सेकंड लाइन समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कि सर आपने डेट और इक्विटी दोनों के हिसाब से नेट कैलकुलेट किया और यहां पे केवल इक्विटी के हिसाब से किया, कि जो बाहर वालों के हिसाब से कंपनी में टोटल फंड कितना है, टोटल फंड, टोटल एसेट्स में डेट भी आता है और इक्विटी भी आता है, बैलेंस शीट साइड में दोनों तरफ के टोटल टैली होते हैं ना, होते हैं कि नहीं? इतना पता है ना, बैलेंस शीट में दोनों साइड में से डेट भी आता है इक्विटी भी आता है, तो टोटल एसेट बनता है। तो ये एसेट जितना ज्यादा होगा उतना बेटर है। और लास्ट फॉर्मूला जो केवल इक्विटी कॉमन शेयर के लिए, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे क्या करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। इस रेशो को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत है क्या? बता दो आप लोग, चैप्टर पढ़ लिया पूरा। क्या इस चैप्टर को के लिए तो पूरा चैप्टर ही पढ़ के आ रहे हैं बेटा। ईपीएस हायर द बेटर, इनकम अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ कॉमन शेयर, दूसरी तीसरी यूनिट में पूरा एनालिसिस कर लिया। जितना ज्यादा कंपनी का अर्निंग पर शेयर होगा उतना कंपनी के लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा। सर नेट एसेट्स अवेलेबल टू कॉमन शेयर डिवाइडेड बाई बुक वैल्यू, ये बुक वैल्यू के हिसाब से निकाल रहे हैं कि पर शेयर होल्डर की बुक वैल्यू क्या है, और मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में हम कितना पैसा कमा रहे हैं। पी रेशो क्या है, कि मेरा मार्केट प्राइस 100 रुपए है और मैं कमा रहा हूं 5 रुपए, मान के चलो। मतलब मुझे 1 रुपए कितना हो गया रेशियो, ये कितना हो गया, 20 आ गया ना। 1 रुपए कमाने के लिए 20 रुपए का पेमेंट करना पड़ रहा है कंपनी को, ये होगा इसका मतलब, यही होगा कि नहीं होगा? ये क्या है, प्राइस पर कॉमन शेयर, मतलब एमपीएस अपॉन ईपीएस। मतलब कंपनी को, क्योंकि मार्केट प्राइस पे तो शेयर खरीदोगे ना आज आप जाकर,
कि बुक प्राइस पे मिलते हैं शेयर मार्केट में? मार्केट प्राइस पे मिलता है शेयर या बुक प्राइस पे मिलता है? इतना तो पता ही होगा सर। मार्केट प्राइस पे मिलता है, मतलब कंपनी के 5 रुपए कमाने के लिए आप 20 रुपए देने को रेडी हो। तो ये भी हाई होना बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हाई है तो ज्यादा अच्छी बात ही है। देखो ऐसा 100, अगर मैं 100 मेरा मार्केट प्राइस है और मेरा अर्निंग पर शेयर क्या हो जाए, 10 हो जाए, तो ये तो लो अच्छा होगा सर। अब आप ऐसा सोचोगे कि सर यहाँ पे 100/10 किया तो यहाँ 10 आ गया, लो होना अच्छी बात है, आपको ऐसा लग रहा होगा। ऐसा लग रहा है ना? चलो एक्सेल पे समझते हैं, दो सिचुएशन बनाते हैं। ये जनवरी की सिचुएशन ले लेते हैं, ये फरवरी की ले लेते हैं। सर फरवरी में हमारी मार्केट प्राइस एमपीएस थी, जनवरी में हमारी एमपीएस थी 1000 रुपए, हमारा ईपीएस था 200, है ना? ये एमपीएस, ये ईपीएस, तो सर ये तो 5 हो गया। अब मैं अर्निंग बढ़ा देता हूं, देखो यहाँ पे मैं अर्निंग अर्निंग को चेंज कर देता हूं। मान के चलो मेरी अर्निंग 100 हो जाती है, और एक पल के लिए मुझे इससे क्या निकालना है, मेरा मार्केट प्राइस निकल जाएगी ना, तो 100 × 5 कर दे तो देखो अर्निंग में चेंज होने भर से आपकी मार्केट प्राइस 50% कम हो गई है। हो गया कि नहीं हो गया? तो सर अगर ये 10 होता, ये पी रेशो मेरा बढ़ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ वापस में मैं 1000 रुपये पहुंच जाए। तो ये बताता क्या है कि आप अर्निंग पर शेयर में चेंज करते हैं तो पी मल्टीपल क्या डिनोमिनेट करता है कि कितना आप ईपीएस में चेंज कर रहे हैं, तो उसके कारण अर्निंग में चेंज होने के कारण आपकी मार्केट प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये रेशो वो बताता है। तो हाई और लो इसका डेफिनेशन नहीं है, इंटरप्रिटेशन अलग अलग। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री आप कंपेयर कर सकते हैं कि टाटा का पी रेशो क्या है, टीसीएस का और इन्फोसिस का पी रेशो क्या है। तो एक इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, सेम कॉमन इंडस्ट्री में आप इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है, बेजबरन दे दिया उन्होंने लिख के, 12th क्लास में पढ़ते हैं। तो सर कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि आप एक बेस ईयर से कंपेयर करते हो। मतलब बैलेंस शीट में एक होता है बैलेंस शीट वाला कि टोटल एसेट से क्या परसेंटेज में चेंज आ रहा है, बैलेंस शीट अप्रोच, इसको बोलते हैं बैलेंस शीट अप्रोच। कि सर 2000 और 2001 को कंपेयर कर रहे हैं हम, यहां लिख लेते हैं 2000 और 2001। यहां मेरी एसेट्स 1000 है, यहां मेरी 2000 है, और मान के चलो मेरी सेल्स या डेटर्स ले लें हम, डेटर्स अगर मेरे 200 हो गए या मेरे 250 हो गए, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 20% था, यहाँ पे कितना हो गया 250/2000, 12.5%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये क्या बता रहा है, सिंगल ईयर एक्सप्रेस इज ए परसेंटेज ऑफ बेस अमाउंट, और बेस अमाउंट के लिए क्या लिया जाता है, टोटल एसेट्स। मैंने फिक्स्ड एसेट्स लिख लिया है, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स। एंड टू इनकम स्टेटमेंट के लिए हम सेल्स से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि सेल्स का कितना परसेंटेज हमारा एक्सपेंसेस है, या टोटल एसेट्स के कंपैरिजन में कंपनी के डेटर्स कितने बड़े हैं, टोटल एसेट्स के कंपैरिजन में कंपनी की करंट एसेट्स कितनी है। इसको हम बोलते हैं वर्टिकल एनालिसिस, ईयर बाय ईयर कंपैरिजन होता है, और इसमें केवल बेस ईयर, दोनों में एक फर्क है। हम यहाँ पर केवल 2000 सन को 2005 से भी कंपेयर कर रहे हैं, तो हम एक ही ईयर को कंपेयर कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल में केवल आप एक पर्टिकुलर बेस ईयर लेते हो, लेट से हमने हमारा बेस ईयर 2000 मान लिया, तो 2010 का डेटा और 2000 का डेटा कंपेयर किया जाएगा तो वो होगा हॉरिजॉन्टल, लेकिन 2010 का 2009 से कंपेयर कर रहे हैं तो वो होगा वर्टिकल एनालिसिस। तो इससे कहीं ना कहीं आप एक एंटिटी की परफॉर्मेंस, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस को पता कर पाते हो।
ट्रेंड पता चल पाता है कि अगर हमारी टोटल एसेट्स बढ़ी है तो उसमें हमारी करंट एसेट्स कितनी बड़ी हैं, हमारा अकाउंट रिसीवेबल कितना बड़ा है, ये सारे एनालिसिस आप इसमें करते हो। तो दैट्स ऑल फॉर दी 15 नंबर यूनिट, वेरी स्मॉल यूनिट, लेकिन स्टार्टिंग पार्ट जो था वो इसका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। तो इस चैप्टर को मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल तो शुरू का पोर्शन मानता हूं, और इसके लिए मैंने आपको अलग से 8 घंटे सुपर 75 में पढ़ा दी है। तो ये क्लास में मैंने नॉर्मली चीजें आपको पढ़ा दी है जो बुक का सिलेबस था, तो बस आप कंप्लीट कर लीजिए। तो अगले सैटरडे से हम जो टॉपिक पढ़ने जाने वाले हैं, अब डिफिकल्ट टॉपिक्स में हमारा कंसोलिडेशन हमने पढ़ लिया, उसके बाद हमने वो भी पढ़ लिया, क्या कहते हैं, बॉन्ड वैल्यूएशन भी डिस्कस कर लिया, IAS 12 भी डिस्कस कर लिया, डेरिवेटिव्स भी हो गया। इक्विटी वाले सेगमेंट को हम स्टार्ट कर देंगे, फिर लीज को स्टार्ट कर देंगे, और फिर देखते हैं, फिर बेसिक लेवल के टॉपिक्स पे आ जाएंगे। चलिए मिलते हैं, जब तक आप सिमुलेशंस को कर लिए। न्यू LMS को लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो ज्योति आप है ना, एक काम कीजिए, आपका ईमेल आईडी वो मैडम को आप व्हाट्सएप कर दीजिए, जिससे आप, नंबर है ना आपके पास, एक नंबर होगा मैडम का, रूबी मैडम है वो, अभी तो दूसरी मैडम आ गई है, तो आप उनको भेज दीजिए अपना ईमेल आईडी, मैं आज आपका करवा दूंगा नाइट में। ठीक है जी। चलिए, बेसिक क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं अविनाश, उसका अगले सैटरडे से स्टार्ट हो रही है, कमिंग सैटरडे से, तो आप उसको डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं।